हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये हमारी क्लास है, क्लास नंबर 3। इससे पहले चैनल पर 2 वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें कि हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है एक वीडियो में, और दूसरी वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP है उसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आज पढ़ने वाले हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मानव विकास के चरण, आज हमारा कंटेंट रहेगा आज की वीडियो का। जो अलग अलग फिलोसोफर्स हैं, अलग अलग जो फिलोसोफर्स हुए थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो डेवलपमेंट हैं उसकी अवस्थाएं दी थी। आज उनमें से हम कुछ जो फिलोसोफर्स हैं उनके डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं उनको देखेंगे। तो रॉस के अनुसार मानव विकास के 4 चरण होते हैं। उन्होंने मानव विकास के 4 चरण माने। उन्होंने कहा कि इन 4 चरणों में ही मानव का जो विकास है वो होता है। तो सबसे पहला जो अवस्था उन्होंने दी, उन्होंने कहा शैशवावस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था होती है। तो शैशवावस्था जो है उन्होंने 1 से लेकर 3 वर्ष तक की मानी थी रॉस ने। देन उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो 3 से लेकर 6 तक, शैशवावस्था जिसे कि हम इंग्लिश में इन्फेंसी बोलते हैं। देन प्रारंभिक बाल्यावस्था हमारी अर्ली चाइल्डहुड होता है जो कि 3 से लेकर 6 वर्ष तक उन्होंने कहा। उत्तर बाल्यावस्था होती है जो कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक रहती है, जिसको कि हम लेट चाइल्डहुड जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद किशोरावस्था है जो कि एडोलेसेंस होती है और वो रहती है हमारी 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक। तो ये 4 चरण जो हैं किन्होंने दिए थे, रॉस ने दिए थे। अब हम देखने वाले हैं हरलॉक। हरलॉक के अनुसार इन्होंने भी कुछ विकास की अवस्थाएं दी जो कि पढ़ी जाती हैं, और इनको माना जाता है कि इन्होंने जो है रॉस ने जो अवस्थाएं दी थी उनमें करेक्शन किया और इन्होंने इसको और फाइन करके और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि विकास जो है वो सिर्फ इन 4 चरणों में ही नहीं होता। इन्होंने कहा कि इसमें और भी चरण और भी अवस्थाएं जो है वो होती हैं। इन्होंने पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग, जैसा बच्चा रिएक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग इन स्टेजेस को क्या किया, नाम दे दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं गर्भावस्था। तो गर्भावस्था जो होती है वो गर्भधारण से लेकर जन्म तक की जो स्टेज होती है उसको इन्होंने गर्भावस्था कहा। देन शैशवावस्था जो कि जन्म से लेकर 1-2 सप्ताह तक चलती है। देन बचपनावस्था होती है, 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती है। देन पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की रहती है। इनको भी डिटेल में भी हम समझेंगे। नेक्स्ट हमारा है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 7 से लेकर 12 वर्ष तक रहती है। नेक्स्ट है वाय संधि जो कि 12 से लेकर 14 वर्ष तक रहती है। देन पूर्व किशोरावस्था जो कि 13 से लेकर 17 वर्ष तक रहेगी। उत्तर किशोरावस्था 18 से लेकर 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था जो है वो 21 से लेकर 40 साल तक रहती है। देन मध्यावस्था होती है जिसको कि 41 से लेकर 60 साल की वर्ष तक हमारी मध्यावस्था कहा जाता है। देन लास्ट में इन्होंने कहा कि वृद्धावस्था होती है जो कि 60 से लेकर मृत्यु तक मानी जाती है। तो विकास की जो इन्होंने अवस्थाएं दी, इन्होंने कहा कि जो विकास है वो कैसा होता है, वो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। उन्होंने ये अवस्थाएं दी। अब हम इन अवस्थाओं को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये सब क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है कि किस तरीके से एक बच्चा होता है और फिर उसकी ग्रोथ जो है वो किस तरीके से होती है, और फिर हम कहाँ तक जाते हैं, ओल्ड एज तक जाते हैं। तो इन सारे ही स्टेजेस का हमारे जीवन में क्या है, इनका कुछ नाम दिया है किन्होंने, हरलॉक ने। तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे डिटेल में। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हरलॉक की। सबसे पहली अवस्था हमने पढ़ी कि गर्भावस्था, जिसको कि प्री नेटल पीरियड कहा जाता है, जो कहाँ से चलती है, फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ जो है वो चलती है। गर्भ धारण करने से लेकर जो जन्म तक की अवस्था होती है, जहाँ पर बच्चे का विकास होता है, जो वोम होती है मदर की, उसके अंदर, उसी को क्या कहा जाता है, प्रीनेटल पीरियड जो है वो कहा जाता है। इसमें विकास की जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, अन्य जो अवस्थाएं होती हैं उनसे तेज विकास जो है इसमें होता है। तो यहाँ पर जो है 2 अवस्थाएं इसमें रहती हैं। सबसे पहले इसमें जर्मिनल स्टेज होती है और
भ्रूणावस्था जो है इसके अंदर रहेगी। जर्मिनल स्टेज होती है, रैपिड डेवलपमेंट इसमें होता है, ये हमने पढ़ लिया। तो जो जर्मिनल स्टेज है वो 0 से लेकर 2 वीक्स तक रहता है, और जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो 3 to 8 वीक्स तक रहेगा, और फीटल जो स्टेज है वो 9 वीक्स से लेकर बर्थ तक का जो स्टेज है उसको हम फीटल स्टेज कहते हैं। तो जर्मिनल जो स्टेज होती है वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, जर्मिनल स्टेज कह देते हैं। देन उसके बाद हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। अब वो जो जाइगोट था अब वो एम्ब्रियो का फॉर्म ले लेता है, जो कि 3 to 8 वीक्स में ये डेवलपमेंट हो जाता है। देन उसके बाद जो 9 वीक्स से बच्चे का जन्म होने तक जो बच्चा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, और वो फीटल स्टेज जो है उसकी होती है। तो ये 3 स्टेजेस रहेंगी। यहाँ पर एक और आएगी फीटल स्टेज, इसमें हम फीटल स्टेज भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी जर्मिनल स्टेज है, देन हमारी हो गई एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंड फिर हो जाती है हमारी फीटल स्टेज। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरी जो हमारी स्टेज है वो इन्फेंसी रहती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर 2 वीक तक की जो एज होती है उसको इन्फेंसी कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चा जो है वो क्या सीखता है, समायोजन, जो एडजस्टमेंट है अपने इन्वायरमेंट के साथ उसको सीखता है, और पेरेंट्स के ऊपर जो बच्चा है वो क्या रहता है, पूरा डिपेंडेंट रहता है, और बच्चा जो है वो एडजस्ट करता है कि इन्वायरमेंट में बाहर जब आता है, सांस लेता है, तो वो अपने इन्वायरमेंट में क्या करता है, एडजस्ट होता है न्यू इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये हमारी जो स्टेज है ये इन्फेंसी रहेगी। जन्म से लेकर 2 हफ्ते तक की जो स्टेज है उसको इन्फेंसी कहा जाता है। देन नेक्स्ट जो इन्होंने थर्ड स्टेज दी, इन्होंने कहा कि इन्फेंसी के बाद जो स्टेज है उसको हम बचपनावस्था कहते हैं, बेबीहुड कहते हैं। तो यह 3rd वीक से लेकर 2 साल तक की जो अवस्था होती है इसको उन्होंने बेबीहुड कहा, कि जहाँ पर जो बच्चा है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, बेबीहुड जो है उसकी एज को कहा जाता है। तो इस अवस्था में जो बेबीहुड एज होती है वहाँ पर जो बच्चा होता है वो कैसे रहता है, हमें पता है कि 2 साल तक जो बच्चा होता है वो तो फुल्ली डिपेंडेंट होता है। 2 साल क्या, कुछ साल बाद भी बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है, बट लेकिन 2 साल तक बच्चा जो है वो अपने हर एक काम के लिए अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट जो है वो रहेगा। तो ये डिपेंडेंट रहते हैं, बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसमें क्या होता है, संवेगात्मक विकास जो है इस अवस्था में होने लगता है, जैसे कि प्रेम, घृणा, प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष आदि जो है इस अवस्था में होने लगते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर स्टेज है वो बाल्यावस्था है, जिसको कि हम चाइल्डहुड कहते हैं। सो चाइल्डहुड के अंदर 2 स्टेजेस में ये डिवाइड रहता है। एक तो होती है पूर्व बाल्यावस्था और फिर होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 से लेकर 6 साल तक रहेगी, और जो उत्तर बाल्यावस्था है वो हमारी 7 से लेकर 12 साल तक रहेगी। ये 3 से 6 साल तक रहेगी, क्योंकि 2 साल तक तो हम इन्फेंसी को मान रहे हैं। तो ये पूर्व बाल्यावस्था है और उत्तर बाल्यावस्था है। तो हमारी जो बाल्यावस्था की एज है वो ये रहेगी, जहाँ पर कि हम देख सकते हैं जो बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, उनको दूसरी बाहर और लोगों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है, उनका अपना ही ग्रुप रहता है और वो उसी में खेलते हैं, उसी में एंजॉय करते हैं। तो बाल्यावस्था जो रहती है उसमें क्या होता है, बच्चे क्यूरियस होते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं, वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, उनके अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, वो ये सब जो है चाइल्डहुड वाले बच्चे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि समूह प्रवृत्ति का विकास इस स्टेज में होता है। बच्चे जो है वो ग्रुप में खेलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना जो है वो पसंद करते हैं। चिल्ड्रन लाइक्स टू प्ले इन ग्रुप्स, गैंग एज भी इसको कहा जाता है चाइल्डहुड को, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर अपने गैंग बनाना, अपने दोस्तों के साथ खेलना, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रहता है। तो इसको ग्रेगोरियसनेस डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर होता है, समूह प्रवृत्ति जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो अब हमारी स्टेज है जो कि प्यूबर्टी है, जिसको कि वाह्य संधि कहा जाता है। वाह्य संधि जो है हम देख सकते हैं कि जब बच्चे थोड़ा सा चाइल्डहुड के बाद थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं।
तो प्यूबर्टी के अंदर क्या होता है, ये गर्ल्स में और जो बॉयज़ हैं उनमें प्यूबर्टी का टाइमिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो होता है, क्योंकि गर्ल्स जो है उनमें प्यूबर्टी जो है वो जल्दी आती है। तो 11 से 13 ईयर्स के बीच में गर्ल्स जो है उनमें प्यूबर्टी देखी जाती है। देन जो बॉयज़ होते हैं उनमें 12 से लेकर 13 वर्ष की जो आयु होती है वहाँ पर हमें प्यूबर्टी के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे हमें। देन यह जो प्यूबर्टी होती है वो बाल्यावस्था और जो किशोरावस्था होती है, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच का ब्रिज बनाती है और इन दोनों स्टेजेस को क्या करती है, कनेक्ट करती है। जो प्यूबर्टी होती है ये बहुत कम समय के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, क्योंकि हम एडोलेसेंस मानी जाती है जिसको कि किशोरावस्था कहा जाता है। सो एडोलेसेंस जो है वो 13 से लेकर 21 वर्ष की आयु तक रहा जाता है, कहा माना जाता है इस स्टेज को। किशोरावस्था जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो पूर्व किशोरावस्था होती है, अर्ली एडोलेसेंस, जो कि 13 से लेकर 16 वर्ष की आयु तक रहेगी। देन नेक्स्ट जो हमारी है कि उत्तर किशोरावस्था, लेट एडोलेसेंस, जो कि 17 से लेकर 21 साल तक रहती है। अब जैसा कि स्टैनली हॉल ने भी कहा था, जो किशोरावस्था है, एडोलेसेंस है, उसे स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग की एज कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में इतने ज़्यादा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हमारे अंदर हो रहे होते हैं कि बच्चा जो है वो कैसा रहता है, स्ट्रेस में रहता है और एक तूफ़ान जो है उसके अंदर चलता रहता है। क्योंकि इसी स्टेज में हमें करियर के लिए भी डिसीजन लेने होते हैं बच्चे को, और इसी स्टेज में उनके हार्मोनल चेंजेस और उनकी बॉडी में चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो इसीलिए स्टैनली हॉल ने इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग की एज जो है वो कहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो किशोर होते हैं वो उनको समस्या जो होती है वो अधिक आती हैं, कल्पना में जीते हैं वो, काल्पनिक उनकी एक अपनी दुनिया बन जाती है, और सामाजिक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारी जो है एडोलेसेंस है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि होती है एडल्टहुड, जिसको कि प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, जो कि 21 से लेकर 40 वर्ष की आयु तक रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमने लक्ष्य बनाए हैं उनको अचीव करने का टाइम जो है वो एडल्टहुड में आता है। यहाँ पर जो पर्सन है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है कि जो भी उसने सोचा है, उसको एम्स जो उनके थे उनको अचीव करने के लिए जो सारी कोशिश है वो इसी एज में, एडल्टहुड में करी जाती है। और पारिवारिक जो जीवन होता है उसमें भी इस एज में प्रवेश जो है वो किया जाता है। तो ये हमारी एडल्ट अवस्था, मिडिल एज, जो कि 40 से लेकर 60 वर्ष तक की होती है। सुख, शांति, प्रतिष्ठा से जीवन यापन करने की इस एज में डिज़ायर होती है कि जो हमारा जीवन है वो कैसा हो, हम पीसफुली जिए, काम लाइफ हो हमारी, बहुत ज़्यादा कियोस जो है वो हमारी लाइफ में ना हो, वो इस एज में हमें चाहिए होता है, 40 से लेकर 60 वर्ष की आयु में। तो सामाजिक संबंध जो है वो इस एज में बनाते हैं हम, क्योंकि हमने जो गोल अचीव करने थे वो हमने एडल्टहुड में जो है वो डिसाइड करे, और हमने एडोलेसेंस में डिसाइड करें। एक्चुअली हम एडोलेसेंस से शुरू हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, अपना करियर में क्या करना है, अपनी लाइफ के लिए हमें क्या करना है, हमें लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, तो वो सब हम एडोलेसेंस से शुरू करते हैं और एडल्टहुड में हम उसे अचीव करते हैं सारी चीज़ों को। देन उसके बाद जब एडल्टहुड में सारी चीज़ अचीव हो जाती हैं, या जैसी भी जिसको जो भी मिलता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हम कैसा जीवन जिएंगे, शांति से जीवन जिएंगे, और हम पीसफुली और काम लाइफ जो है अपनी जीवन यापन जो है वो अपना हम पीसफुली और काम होकर करेंगे। तो सोशल जो सामाजिक संबंध हैं वो अब यहाँ पर क्या बनाते हैं, वो दृढ़ बनाते हैं कि अब चलो समाज में जाते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं, और सोसाइटी में जो हमारे लोग हैं उनके साथ जो अपने रिलेशनशिप हैं उनको हम कैसा करते हैं, सॉलिड जो है वो बनाते हैं इसी एज में, मिडिल एज में। देन नेक्स्ट जो हमारी एज होती है ये मिडिल एज है हमारी, जहाँ पर कि हमें क्या करना है, पीस और कामफुली अपना जीवन जो है वो यापन करना है। देन नेक्स्ट हमारी जो एज होती है वो वृद्धावस्था होती है, ओल्ड एज होती है, जो कि 60 ईयर्स से लेकर लास्ट जो लाइफ हमारी है जब तक की चलती रहती है, ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक जो है उसको ओल्ड एज जो है वो माना जाता है। अब लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है यहाँ पर, कि ह्रास होता है इस अवस्था में, इसे ह्रास की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें हम देखते हैं कि हमारे अंदर कमियाँ आने लगती हैं। जैसे कि किसी को दिखाई कम देने लगता है, किसी को जो है वो मेमोरी जो होती है उनकी मेमोरी पावर कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में फिज़िकल चेंजेस भी हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। हमारा शरीर भी जो है वो वीक होने लगेगा, और मेंटल पावर जो है वो भी क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है।
तो ये हमारी 9th स्टेज थी, हमारी ओल्ड एज, जो कि हमारे मृत्यु तक जो है वो चलती है। तो ये सारी स्टेजेस थी जो कि हरलॉक ने दी थी। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारा एग्ज़ाम में आया हुआ है, PYQ ही है, सीटेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 to 6 years should not pressurized to write properly and within the lines। तो जो बच्चे होते हैं जो कि 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे होते हैं या उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। तो पहला जो अभिकथन है उसमें कहा गया है कि जो 5 से 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको ठीक से लिखने और रेखा जो लाइन होती है उसके अंदर लिखने के लिए हमें जो प्रेशर है वो नहीं देना चाहिए, प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। पहला अभिकथन हमारा ये है। और कारण इसका दिया है कि बच्चे जो होते हैं वो 5 से 6 वर्ष के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो जो उनके अंदर फाइन मोटर स्किल है वो 5 से 6 वर्ष के बाद ही डेवलप होती है, ऐसा जो है रीज़न में कहा गया है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि ईजी ही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है ये नहीं रहते हैं। क्योंकि ये हम सबको ही पता है कि जो बच्चा होता है वो 5 साल की उम्र तक, 6 साल की जो उम्र होती है उसकी एज जो है उसमें वो छोटे हैं, उनके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, मतलब जो फिंगर्स में उनकी जो स्किल्स डेवलप होती हैं वो थोड़ी सी वहाँ पर क्या रहती हैं, कम रहती हैं। तो इसीलिए उस स्टेज में हमें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज जो है, दबाव जो है उन पर नहीं डालना है कि लिखो लिखो। बट हमारे यहाँ पर कई सारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को लिखने पर बहुत ज़्यादा जो है जोर देते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं। बट नहीं, इतना हमें प्रेशराइज़ जो है बच्चे को नहीं करना है कि लिखने पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। इस समय हम कोशिश करें कि बच्चा जो है उसको हम ओरल सिखाएं, राइम्स वगैरह, और जो भी हम ओरल चीज़ों को दिखा सकते हैं, कॉन्क्रीट रूप से चीज़ों को दिखा के हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और राइटिंग स्किल के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे को एक खाली कॉपी और एक पेन दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, उसमें वो किसी भी तरीके की लाइंस जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो जब ऐसा होता है इसमें हम क्या करें, बच्चे को कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें हमने एक नोटबुक दे दी है और वो बस उनके पास एक पेंसिल है और उनका जैसा मन है वो वैसे डिज़ाइंस जो हैं उसमें ड्रॉ कर रहे हैं। तो इससे उनकी जो ग्रिपिंग पावर जो होती है वो बढ़ती है और जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं बच्चे की वो डेवलप जो है वो होती हैं धीरे धीरे। तो बाद में जब आप उन्हें लिखना सिखाएंगे, प्रॉपरली जब आप लिखना सिखाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उनका हाथ पकड़ के सिखाने की या उन्हें लिखो लिखो बोल के प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत जो है वो आपको ऑटोमेटिकली नहीं पड़ेगी। इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो बच्चा है वो इस तरीके से सीखता है। मैंने खुद के अपने जो बच्चे हैं उनको इसी तरीके से सिखाया है। तो आप भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने आसपास अगर कोई बच्चे हैं तो उनको इस तरीके से करा सकते हैं, या आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप भी इन चीज़ों को जो है अप्लाई करा सकते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसका आंसर अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन को आप रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर जो है वो देने की कोशिश करिए कि क्या आपसे आंसर बनता है। वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, ये सभी को आ जाएगा। तो जैसा कि हमें अभिकथन दिया गया था कि ठीक से बच्चे जो हैं वो रेखा के अंदर भीतर जो है लिखने के लिए हमें 5 और 6 साल की उम्र के बच्चे या उससे कम की उम्र के बच्चों को जो दबाव है नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है ये वाली लाइन। देन नेक्स्ट जो इसका रीज़न हमें दिया है क्यों ऐसा करना चाहिए हमें, क्योंकि उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, गतिक कौशल जो है उनकी इस यहाँ पर पूर्ण तरीके से निर्मित नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जहाँ पर कि हमें बोला गया है कि दोनों कथन सही हैं, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो असर्शन की व्याख्या जो है वो करता है। तो इसलिए इसका जो 3rd ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हमने हरलॉक ने जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी उनको पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको हम देखेंगे और सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, PYQs को भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।